प्लस के विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रारंभ क्लासेस में। हम संविधान पढ़ रहे हैं, यानी संविधान की क्लास चल रही है और संविधान की क्लास के तहत हम पढ़ रहे हैं भाग 5 और भाग 5 के तहत अध्याय 1 में हम पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 73 तक। इसके बाद अनुच्छेदों के बीच में ही एक ऐसा टॉपिक जोड़ा जाता है पढ़ते समय जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति को जितनी शक्तियाँ मिली हुई हैं संविधान के संदर्भ में, उन सारी शक्तियों को हमको देखना होगा। ध्यान ये रखना है कि काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है ये राष्ट्रपति की शक्तियाँ, और लगभग कई ऐसी चीज़ें यही कवर हो जाती हैं जो एग्जाम में हमसे बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, इसके पहले 5 वीडियो क्लास बन चुकी है और उस 5 वीडियो क्लास को आप लोग पूरा देख लीजिए। ऐसा इसलिए कि जब तक आप उसे पूरा नहीं देखेंगे तब तक उसका कोई फ़ायदा आपको मिलने वाला नहीं है। वीडियो को लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, वीडियो को शेयर कर दिया करिए। हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो जो पहली शक्ति है राष्ट्रपति की जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति। अब आपको पीछे याद होगा हम लोगों ने शुरुआत में ही एक वीडियो मैंने दी थी जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका इसके बारे में अंतर समझाया था। ठीक है, कार्यपालिका का काम है विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों को लागू कराना। अब कैसे लागू कराएगी, किसको हम कहेंगे कार्यपालिका, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जो मंत्रिपरिषद है अमूमन वही सरकार होती है, और मंत्रिपरिषद अपने काम कराने के लिए या अपने कार्य के लिए जो अधिकारियों की फौज खड़ी करती है वो सबको सम्मिलित रूप से हम किस में रख सकते हैं, कार्यपालिका में रख सकते हैं। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री जिनका जो भी विभाग होगा। अब एक ही आदमी तो हर जगह काम कर नहीं सकता, तो अपने विभाग के काम करने के लिए वो किसको रखता है, वो अधिकारियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो वो है कार्यपालिका। समझ में आया। विधायिका का काम है विधान बनाना, यानी संसद का काम क्या होगा, नियम बनाना, इसलिए हम उसको विधायिका या व्यवस्थापिका कहते हैं। ठीक, और व्यवस्थापिका या विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों को लागू कौन कराएगा, वो नियम पहुंचेंगे कैसे जनता तक, तो उसके लिए बनाया गया कार्यपालिका को। कार्यपालिका में कौन शामिल होगा, यानी वास्तविक सरकार कौन होता है, वास्तविक सरकार या जो शक्तियां जिसके हाथ में होती हैं वो होती कार्यपालिका ही। प्रधानमंत्री उस मंत्रिपरिषद का मुखिया होगा, और कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद ही वास्तविक सरकार है। अब मंत्रिपरिषद में एक मान लेते हैं गृह मंत्रालय अमित शाह जी को दे दिया गया है। अब अमित शाह पूरे भारत का गृह मंत्रालय तो संभाल नहीं सकते ना, तो कैसे संभालेंगे वो, तो वो क्या करेंगे, अपने मंत्रालय के अधीन उनको चाहिए अधिकारी और उन अधिकारियों को चाहिए कर्मचारी। ये सारे अधिकारी जो आप देख रहे हैं ये सब कार्यपालिका का ही अंग है। समझ में आ गया। तो वही शक्ति हम देखने जा रहे हैं कि राष्ट्रपति की इसके संदर्भ में कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो उसके संदर्भ में मैंने कई पॉइंट बनाए, हर पॉइंट को अलग अलग करके समझ लेना है। पहला पॉइंट जो मैंने बनाया है वो है अनुच्छेद 53 के अनुसार। तो अनुच्छेद 53 के अनुसार अगर हम देखें तो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, वह इस शक्ति का प्रयोग विधि के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। यही पढ़ा है ना। हाँ, तो अनुच्छेद 53 में स्पष्ट कर दिया गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वहीं आगे अगर हम पढ़ें, हाँ, अनुच्छेद 74 आगे भी मैं पढ़ाऊंगा, यहाँ 60 में देख लेते हैं। अनुच्छेद 74 क्या कहता है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के लिए सलाह लेने के लिए एक मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो एक लाइन में अगर हम कहें तो राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिकीय शक्ति का इस्तेमाल कैसे करेगा, तो उसके लिए या अपने सहयोग के लिए वो एक मंत्रिपरिषद बनाते हैं। और मंत्रिपरिषद बनेगी कैसे, तो जो दल लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर लेगा, यानी 272 सीटें जिस दल के पास होंगी वो बनाएगा अपनी सरकार भारत में, और उसके तहत एक व्यक्ति वो दल अपना सामने लेकर आएगा जिसको उसके विजयी सांसद समर्थित करेंगे, जिसको कहा जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्त करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों से मिलकर ही बनेगी मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। यहाँ समझ लेना बहुत जरूरी है। ये क्या समझना है, समझना ये है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य यानी एक एक सदस्य की बात की जा रही है, और जब मंत्रिपरिषद खाली कहा जाए यानी सामूहिक रूप से जितने मंत्री प्रधानमंत्री से लेके सारे जितने भी मंत्री हैं वो सम्मिलित रूप से मंत्रिपरिषद। अगर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की व्यक्तिगत तौर पर बात की जाए तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। यह भी मैंने बताया। तो ये ध्यान रख लेना है
कि व्यक्तिगत रूप से हर मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करेगा। ये दिमाग में सेट कर लीजिएगा। यहाँ किसी भी मंत्री के कार्यकाल के लिए हम 5 वर्ष नहीं कह रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री जितने भी हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद का मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। इसी संदर्भ में ये भी ध्यान रखना है कि मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य अगर व्यक्तिगत रूप से अपना त्यागपत्र देना चाहेगा तो राष्ट्रपति महोदय को ही देगा, ठीक है। वहीं एक चीज ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन मंत्रिपरिषद के लिए है, अगर सीधा सा क्वेश्चन पूछा है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी, तो यहाँ पे मामला होगा थोड़ा सा चेंज क्या कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी और मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। इसी पॉइंट को विशेष ध्यान में रखना होगा, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री को पूछ ले तो प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? राष्ट्रपति। लेकिन मंत्रिपरिषद के तहत अगर प्रधानमंत्री को शामिल कर लिया जाए, यानी मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य और प्रधानमंत्री और सब सम्मिलित रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, तो सब सम्मिलित रूप से उत्तरदायी होंगे लोकसभा के प्रति। यही चीज ध्यान में रखनी है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिकी कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। भारत सरकार यानी कि जो मंत्रिपरिषद है जितने भी कार्य करेगी, ठीक है, उसी को हम भारत सरकार कह रहे हैं। वास्तविक तौर पर जो मंत्रिपरिषद है वही भारत सरकार है, ठीक है। इसीलिए आप कहते हो कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ठीक। तो यहाँ ध्यान में रख लेना है, हाँ नरेंद्र मोदी जी बीजेपी से जुड़े हैं तो हम बीजेपी की सरकार भी कह सकते हैं, लेकिन वास्तविक तौर पर देखा जाए तो बीजेपी के तो 272 से अधिक सांसद हैं, तभी उनको बहुमत मिला हुआ है। तो वो सारे सांसद उसमें नहीं शामिल है सरकार में। सरकार में कौन शामिल होगा? तो जो मंत्री हैं यानी मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं वही सरकार में शामिल है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ ध्यान रखना है कि ये अनुच्छेद 77 क्या कहता है? भारत सरकार जितनी भी अपनी कार्यपालिकी कार्रवाई करेगा वो किसके नाम से करेगा? राष्ट्रपति के नाम से करेगा। और इसी संदर्भ में आगे ध्यान रखना, सरकार के सभी निर्णय राष्ट्रपति के निर्णय माने जाएंगे। अगर सरकार कोई भी निर्णय लेती है तो ऐसा माना जाएगा कि वो निर्णय राष्ट्रपति ने ही लिया है। किस अनुच्छेद के तहत? 77। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक जानकारियां मांग सकते हैं। हाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ एक पॉइंट छूट रहा है, किससे मांग सकते हैं? तो प्रधानमंत्री। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, अभी पिछले एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से प्रशासन संबंधी जानकारी मांग सकते हैं, तो अपना आंसर होगा अनुच्छेद 78। तो ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का ये अधिकार है अनुच्छेद 78 के तहत कि वो प्रधानमंत्री से प्रशासन और प्रशासन के कार्यकलाप इनसे संबंधित कोई भी जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकते हैं। और जब भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 78 के तहत जानकारी मांगेंगे तो प्रधानमंत्री को उससे उनको अवगत कराना होगा, यानी वो जानकारी उनको देनी होगी, ठीक है। अगले पॉइंट में देखिए, अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिकता या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ 160 आ गया अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 160 जब हम पढ़ेंगे तो उस समय जो संविधान का भाग होगा वो भाग होगा राज्य, यानी राज्यों का प्रशासन, ठीक है। तो वहाँ ध्यान रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करेगा? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे 160 में क्लियर किया कार्यपालिका एक्ट के तहत कि अगर कोई ऐसी आकस्मिकता आ जाती है, तो यहाँ जिस आकस्मिकता की बात 160 में की गई है वो ये है कि राज्यपाल से संबंधित जो भी उसकी शक्तियां हैं वो भाग 6 में बता दी गई हैं संविधान के। लेकिन अगर संविधान में कोई ऐसी चीज नहीं बताई गई है और उससे संबंधित कोई बात आ जाती है, ठीक है, जैसे जिसकी चर्चा संविधान में नहीं की गई है, तो उस संदर्भ में 160 तुरंत लागू हो जाता है। और वहाँ क्या लागू होगा कि राष्ट्रपति ऐसी कोई आकस्मिकता या असाधारण परिस्थिति आ जाती है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, यानी भाग 6 में नहीं किया गया है, परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकते हैं। तो अगर उसकी चर्चा भाग 6 में नहीं की गई है तो राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि वो राज्यपाल के उस समय के कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम बना सकते हैं, ठीक है। तो 160 आकस्मिकता कौन सी? कि कोई ऐसी बात हो जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए जिसका उल्लेख संविधान के भाग 6 में नहीं हुआ है, तो उस संदर्भ में नियम बनाने या राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध बनाने की जिम्मेदारी किसकी, कौन बना सकता है? राष्ट्रपति, ठीक है। आगे देखिए अनुच्छेद 263 के तहत, ठीक,
263 के तहत राष्ट्रपति को कौन सी कार्यपालिका शक्ति मिली हुई है? तो 263 के तहत राष्ट्रपति केंद्र, राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सीधा ध्यान में रखिएगा। सीधा क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से पूछेगा कि अंतरराज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत? तो 263। ठीक है, कौन करेगा? राष्ट्रपति। क्या काम है इसका? केंद्र तथा राज्यों के बीच समन्वय बना के रखना, साथ ही साथ विभिन्न राज्यों के मध्य भी सहयोग और समन्वय बना के रखना। ठीक है, अगले पॉइंट पे आइए। राष्ट्रपति को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या, सेवा शर्तों तथा पदावधि आदि के विषय में नियम बनाने का अधिकार है। तो संघ लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा के जो अध्यक्ष हैं या जो सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी होगी, उनकी सेवा शर्तें कितनी होंगी, उनकी पदावधि कितनी होगी आदि के संबंध में जितनी भी नियम बनाने हैं या जितने भी नियम बनाने हैं वो किसका अधिकार है? वो अधिकार है राष्ट्रपति का। ठीक है, राष्ट्रपति स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों, उपराज्यपालों द्वारा केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन संभालते हैं। राष्ट्रपति, पहले तो ये ध्यान रख लीजिएगा, अगर कभी भी ये क्वेश्चन पूछे, जैसे क्या पूछता है, राज्य का मुखिया कौन? भारत का मुखिया राष्ट्रपति, और राज्य का मुखिया राज्यपाल। वहीं ये क्वेश्चन बन जाता है केंद्र शासित प्रदेशों का मुखिया कौन? तो वहाँ आंसर होगा राष्ट्रपति। हाँ, राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश में नहीं जा सकते हैं, इसलिए वो अपने काम को करने के लिए कहीं कहीं प्रशासक और कहीं कहीं उपराज्यपाल। ये ध्यान रखिएगा, शक्ति इनकी सबकी बराबर है, प्रशासक और उपराज्यपालों की। अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में इनको दिया गया अलग अलग नाम है। जैसे दिल्ली वाले में हमको क्या कहते हैं? उपराज्यपाल। ठीक है, लेकिन पुडुचेरी में चले तो हम उनको प्रशासक कहते हैं। तो उसमें कोई अंतर नहीं है, खाली शाब्दिक अंतर है। ठीक, प्रशासक उपराज्यपालों द्वारा केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन संभालते हैं। तो कौन संभालता है? राष्ट्रपति मुखिया है केंद्र शासित प्रदेशों का, राज्य का मुखिया राज्यपाल, भारत का मुखिया राष्ट्रपति। ये दिमाग में सेट होना चाहिए। अब राष्ट्रपति ही कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। 8 केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति तो जा नहीं सकते। तो अपने काम करने के लिए, ठीक है, अपना काम कम करने के लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं कि उन्हीं केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासकों या उपराज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। तो जो किसका काम कर रहे हैं? वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, वो राष्ट्रपति का काम कर रहे हैं, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रमुख कौन? राष्ट्रपति। समझ में आ गया? ठीक है, अगले पॉइंट में आइए। यहाँ ध्यान में रखिएगा, यहाँ से आगे भी हम पढ़ेंगे जहाँ अनुच्छेदों में आएगा, और यहाँ एक लाइन से देख लेते हैं कि किनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां। ठीक, राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति करेगा? पेपर उठा के देखिए, पीछे प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, किसी भी स्ट्रीम का, आईएएस से लेके छोटे एग्जामों तक का, कहीं न कहीं ये क्वेश्चन जरूर पूछा है कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा। ठीक है, हाँ, तो वहाँ कई ऑप्शन होंगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि जितने नाम मैं यहाँ के लेके आ रहा हूँ इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। प्रधानमंत्री, ठीक, क्वेश्चन कैसे बनेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? सीधी जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति। ठीक है, संघ के मंत्री। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले हमने 74 में मैंने आपको क्या बताया कि जो सेकंड पॉइंट जो अपना था इस वीडियो का, उसमें मैंने बताया कि अनुच्छेद 74 के तहत एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को सलाह देगी। और वो मंत्रिपरिषद बनेगी कैसे? तो मंत्रिपरिषद बनने के लिए राष्ट्रपति सबसे पहले नियुक्त करेंगे एक प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री, और इन सब से मिलकर के बन जाएगी मंत्रिपरिषद। तो यहाँ वही चीज़ मैंने लिख दी है अलग अलग कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, संघ के अन्य मंत्री जो हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। राज्यों के राज्यपाल, जितने भी राज्य हैं 28 राज्य, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रवादी करेंगे। जल्दी ही महान्यायवादी पे हम पहुंचेंगे। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो यहाँ ध्यान रख लीजिएगा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश से लेकर के अन्य न्यायाधीश तक, सबकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। जैसे वो आप उलझाते हैं हमको क्वेश्चन में, जैसे उन्होंने पूछा कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? और उसमें एक ऑप्शन जो आपको उलझा सकता है, हाँ, जैसे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, इस टाइप का ऑप्शन, या एक ऑप्शन जो सबसे अधिक कंफ्यूज करता है, वहाँ पे वो जोड़ देते हैं उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो यहाँ क्वेश्चन गलत होने की संभावना बनती है। बस एक लाइन में ध्यान रख लेना है, चाहे उच्चतम न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो।
हाँ, प्रक्रिया अलग अलग है, जब हम न्यायालय पढ़ेंगे तो वहाँ बताऊंगा, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों या कोई भी न्यायाधीश हो, सबकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है, CAG कैग, तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, जो संघ लोक सेवा आयोग जिसको आप UPSC बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, तो जो अपने मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, 2-3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग है अपने पास, एक होंगे मुख्य चुनाव आयुक्त और दो होंगे अन्य चुनाव आयुक्त, तो इनकी भी नियुक्ति कौन करेंगे? इनकी भी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी करेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, इनकी भी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, वित्त, हाँ यहाँ ध्यान दे लीजिएगा, अभी जो पॉइंट अपने पास मैंने पीछे ही बताया, लेकिन यहाँ भी ध्यान रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक, ठीक, केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री, इन तीनों की नियुक्ति कौन करेगा? इस विशेष पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, जो आपको कंफ्यूजन होगा वो इनकी नियुक्ति को लेकर के होगा, मुख्यमंत्री की, क्योंकि राज्यों में तो ये मामला अलग है, राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे राज्यपाल, लेकिन अगर वो केंद्र शासित प्रदेश निकला, ठीक है, अगर वो केंद्र शासित प्रदेश निकला तो संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या उपराज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे ही करेंगे, और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति, ठीक है, स्वयं या अपने अधीनस्थ या जिसको वो अधिकृत करे। तो किसको अधिकृत कर सकते हैं? प्रशासक या उपराज्यपाल को। तो संविधान के अनुसार एकदम क्लियर है, वो यही ध्यान में रखना है कि राज्यों के जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्री, तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ इसमें विधानसभाएं हैं? तो आज के डेट में अगर ये क्वेश्चन पूछा कि कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभाएं हैं, तो वहाँ हमारा आंसर होगा 3, ठीक है। 3 कौन कौन से? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। तो ये 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ विधानसभाएं हैं, लेकिन वर्तमान में कार्यरत कितनी है? तो वर्तमान में कार्यरत अगर विधानसभाओं की बात की जाए तो कार्यरत हैं 2। ध्यान रखना है कि जब से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तब से अभी तक वहाँ चुनाव नहीं हुए हैं। तो इसलिए ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि भारत में एक क्वेश्चन अभी तो बना नहीं है, लेकिन बनने की संभावना दिखती है कि भारत में कितनी विधानसभाएं हैं। तो कितनी विधानसभाएं हैं? तो ध्यान रखना है 28 तो अपने पास ही हैं, 28 राज्य, तो 28 विधानसभा। 3 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ विधानसभा है, यानी आंकड़ा अपना हो गया 31। तो पूरे भारत में 31 विधानसभाएं हैं वर्तमान में। कार्यरत कितनी है वर्तमान में? तो 30 कार्यरत हैं, ठीक है। अब भंग वालों को मैं इसमें शामिल नहीं कर रहा हूँ, जैसे तेलंगाना में चुनाव हो रहा है तो चुनाव होने से पहले तो विधानसभा भंग होगी, ठीक है। वैसे मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है तो वहाँ भी भंग होगी, तो वो उस मैटर को अलग कर लेते हैं। और जम्मू कश्मीर को ध्यान में रखना है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानसभा की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन जो मेन मामला ये है कि विधानसभा की व्यवस्था होने के बावजूद भी अभी तक, जब से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है 2019, ठीक है, तब से अभी तक वहाँ चुनाव नहीं हुए हैं। समझ में आ गया? तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश अगर है और वहाँ के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात की जा रही है तो वहाँ उनके मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, और कोई भारत का राज्य है तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे राज्यपाल, ठीक है। अगले पॉइंट पे ध्यान रखिए, राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित या जनजातीय क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, ठीक। कोई भी क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। अनुसूचित का मतलब कि जो उसको अनुसूची में डाल दिया जाए। जनजातीय क्षेत्र घोषित कर सकता है या, ठीक है, और इन क्षेत्रों का प्रशासन भी राष्ट्रपति द्वारा होगा। तो एक लाइन में अगर कहें तो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित या जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसका? राष्ट्रपति का, ठीक है, कार्यपालिका शक्ति के तहत। और उसके प्रशासन का अधिकार किसका? राष्ट्रपति के तहत।
तो जितने आप केंद्र शासित प्रदेश देख रहे हैं इनको हम इसी में रखेंगे कि राष्ट्रपति ने उनको एक अलग स्थान दिया है केंद्र शासित प्रदेशों को, प्रदेश से अलग, इसलिए उसका प्रशासन वो स्वयं देखते हैं। इसके लिए चलना होगा पीछे। जब हम पर संविधान की शुरुआत हुई थी तो वहाँ पे जब राज्य क्षेत्रों की बात आई थी तो हमने क्या देखा था, जब अंग्रेज गए, ब्रिटिश भारत जब अंग्रेज गए तो उस समय भारत ऐसे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में तो बटा नहीं था, 4 कैटेगरियाँ थी जिसमें भारत को बांटा गया था। ब्रिटिश भारत के प्रांत हो गए, 4 ऐसे क्षेत्र थे जो जिनको कहा गया 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। ठीक है, कमिश्नरी क्षेत्र का मतलब कि उसका सीधा प्रशासन उस समय वायसराय करते थे। तो उसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था की गई है। तो इस पॉइंट पे हम थे, इस पे ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि राष्ट्रपति की ये जो शक्ति आप देख रहे हैं ना, कार्यपालिका संबंधी शक्ति, ये उनकी कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है कि वो स्वतंत्रता के साथ अपनी शक्ति का प्रयोग करते रहें। वो ध्यान ये रखना है कि उपरोक्त समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे। ठीक है, यही रीजन है कि शुरुआत में हमने जब हम क्या कहते हैं कि कार्यपालिका का प्रधान कौन, तो हमारा आंसर हो जाता है राष्ट्रपति। लेकिन अगर पूछा जाए कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन, तो प्रधानमंत्री। अब अगर प्रधानमंत्री ऑप्शन में नहीं है तो हम मंत्रिपरिषद पर जा सकते हैं। ऐसा इसलिए, हाँ होना तो चाहिए मंत्रिपरिषद ही, क्योंकि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति किससे सलाह कर रहा है, मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करेगा। ठीक है, लेकिन मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन, प्रधानमंत्री। तो ये पॉइंट ध्यान में रख लेना है कि कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति और कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद। ठीक है, अभी ध्यान रखिएगा कि आज थोड़ा समय का अभाव है, तो राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित ये जो पहला वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ उसमें सिर्फ एक शक्ति हम देख रहे हैं। हाँ, चैप्टर थोड़ा लंबा है, हो सकता है 2 या 3 वीडियो इसमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ आपको समझना भी है और बिना समझे आप आगे नहीं जाएंगे, नहीं तो वो समस्या बरकरार रहेगी। यहाँ अगर समझ लिया, जब हम आगे यही अनुच्छेद आएंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, इतना तैयार करिए, ठीक, और लगे रहिए हमारे साथ, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि जब आप वीडियो देखा करें तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया करें, एक कमेंट कर दिया करिए, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके अन्य जो सहपाठी हैं उनको भी चैनल के साथ जोड़ने का प्रयास करें। तो इतना करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।